Hello friends, uh, welcome to Geeky Bankers. So today we will start with some important questions related to IT security. If you are preparing any IBF certification exam, then Geeky Bankers could be one-stop solution for all of you. Okay. Here we provide chapter-wise lectures, MCQs, previous year questions and important questions. Okay. So if you are preparing for any IBF certification exam, then you can download our Geeky Bankers app. Okay. This is available for Android as well as for iOS users. This is our WhatsApp number, calling number. After subscription, if you face any kind of issue कि लैपटॉप पे कैसे लॉगिन करना है, ब्लॉक हो गया है, तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ओवर हियर. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे. तो हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड है. तो अभी हमारा आईटी सिक्योरिटी का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑडिट चार्टर. ऑडिट चार्टर क्या है? देखिए, ऑडिट चार्टर क्या है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है. ठीक है, जहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड सब कुछ जो है वो लिखा हुआ रहता है. आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑडिट चार्टर होता है कि और चार्ट मतलब ऑडिट का पर्पस क्या है. ठीक है, आप स्कोप क्या है. ठीक है, तो ये हर चीज़ जो है वो वहाँ पे मेंशन होता है. तो एन ऑडिट चार्टर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट outlines the purpose, authority and responsibility of the internal audit function within an organization. It is typically approved by the board of director or audit committee and serves as the foundation for all the audit activities. तो ऑडिट चार्टर में क्या है कि हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या कवर करना है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ऑडिटर को कितना अथॉरिटी दिया गया है. ठीक है, तो ये सब जो है ये ऑडिट चार्टर में मेंशन होता है. ठीक है, और ऑडिट चार्टर को अप्रूव कौन करता है? तो ऑडिट चार्टर को अप्रूव करता है कौन? तो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अप्रूव करेंगे या फिर ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड जो है वहाँ से अप्रूव होगा या ऑडिट कमेटी. ठीक है, तो की कंपोनेंट इंक्लूड्स, तो पहला ऑब्जेक्टिव, स्टेट द ओवरऑल गोल ऑफ द इंटरनल ऑडिट. ठीक है, कि इंटरनल ऑडिट का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है. स्कोप, तो स्कोप में क्या है कि डिफाइंस द एरियाज, प्रोसेसेस और फंक्शंस दैट कैन बी ऑडिटेड. कि ऑडिट में जो है किस किस को हमें कवर करना है. ठीक ना, क्या क्या कवर करना है हमें, तो ये स्कोप में डिफाइन होता है. ऑथोरिटी क्या है कि grants the audit team the power to access all relevant information, resources and personal. मतलब ये कि ऑडिट टीम के पास जो है कितना पावर है. ठीक है, कि वो क्या क्या मतलब एक्सेस कर सकता है रिसोर्सेज ऑडिट के लिए. क्योंकि ऑडिट जब होता है तो बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी डिमांड किया जाता है ऑडिट टीम के द्वारा. ठीक है ना, तो उस टाइम क्या है कि तो इसमें ऑडिट चार्टर में ये भी मेंशन होता है कि कितना पावर दिया जा रहा है ऑडिट टीम को. ठीक है, उसके पास कुछ वो देख सकता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पर ये मेंशन होता है कि क्या क्या दे कैन एक्सेस, क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी outlines the duties of the auditor such as identifying risk, evaluating controls and reporting findings. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है कि ड्यूटी हो गया ऑडिटर का, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल को इवेल्युएट करना, जो फाइंडिंग्स जो भी उनका रहेगा उसको आगे रिपोर्ट करना. तो ये सब क्या होता है, ऑडिट चार्टर का की कंपोनेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, ISO 9000 जो है वो किससे रिलेटेड है? देखिए, ISO 9000 सीरीज जो है ये डिफाइन करता है, डिफाइन एंड एस्टैब्लिश क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज़ डेवलप्ड ISO है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो डेवलप किया होगा. ठीक है,
The standard can be applied across industries and sectors, focusing on improving efficiency, reducing waste, and ensuring consistent quality and in product and services. तो ये सारे इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है. जो भी इंडस्ट्री अपना इफ़िशियंसी इंप्रूव करना चाह रहा है, वेस्ट को रिड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है, और अपना जो भी उनका प्रोडक्ट और सर्विस है उसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वो यदि चाह रहे हैं तो दे विल गो विथ ISO 9000. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज कोबिट. कोबिट क्या है? देखिए कोबिट क्या है, इसको डेवलप पता है कौन किया है? इसको डेवलप किया है इशाका. यदि आप लोगों में से कोई सीसा किए होंगे तो उनको पता होगा, है ना. तो इशाका है क्या कि देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, जो इसका फुल फॉर्म है ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन. तो ये क्या है कि ये एक ग्लोबल प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसका मेन काम है कि आईटी गवर्नेंस, ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूव करते रहना. तो ये जो कोबिट स्टैंडर्ड है ना, वो इन्हीं के द्वारा, इसाका के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है. लेटेस्ट जो ये है, ठीक है, लेटेस्ट जो है वो कोबिट 5 आया था 2012 में. ठीक है. तो चलिए कोबिट है क्या? तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, IT governance and management. COBIT helps organization meet business challenges in regulatory compliance, risk management and aligning IT strategy with organizational goal. ठीक है, IT strategy को organizational goal के साथ जो है वो align करना. तो मेनली ये क्या कहाँ पे काम आता है? तो मेनली ये हमारा काम आ रहा है जो हमारा IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने में. तो ये जो कोबिट 5 है, ठीक है, इसमें 5 प्रिंसिपल्स थे. पहला प्रिंसिपल है कि मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, जो भी आपका क्लाइंट है उसका नीड को मीट करना. कवरिंग द इंटरप्राइज एंड टू एंड, अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, इनेबलिंग अ होलिस्टिक अप्रोच, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट. तो जहाँ भी कोबिट 5 जो है वो है, तो कोबिट 5 मतलब 5 प्रिंसिपल्स ये जो है वो अप्लाई होगा. तो आप लोगों को इतना जो IT सिक्योरिटी के लिए जो है वो इतना याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है. बस इतना आप याद रखेंगे. कोबिट 5 मतलब कोबिट है क्या? तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट आपको MCQ में मिल जाएगा. ठीक है. और IT सिक्योरिटी, देखिए IT सिक्योरिटी ऐसा पेपर है ना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. ठीक है. यदि मैं सर्टिफिकेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेशन यदि है, IT से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस की मैं बात करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है आपको प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट. इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर भी थोड़ा सा है, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी 60 आपको चाहिए ना पासिंग मार्क्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब मैं ऐसा नहीं, इसमें भी लाने वाले लोग 85+ मार्क्स भी लाते हैं. लेकिन है क्या ना, आपका यदि थोड़ा सा IT बैकग्राउंड है और आप कंटिन्यूअस यदि पढ़ रहे हैं, मतलब जो ये 60 वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर हो या प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, तो कोई ये चाहेगा कि हम 4 दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ के पास हो जाएं. यदि बैकग्राउंड नहीं सही है, मतलब आप IT में काम कर रहे हैं, IT में आपका है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या फिर आप मतलब जानते हैं तब तो ठीक है. लेकिन ऐसे आप चाहोगे कि मैं मॉक वॉक लगा के ऐसे चला जाऊँ, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है. तो IT में इतना कुछ पूछता नहीं है, IT सिक्योरिटी में, IT नहीं, IT सिक्योरिटी में तो इसमें आसान रहता है. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था, ऐसे लगता है IT सिक्योरिटी से रिलेटेड इसका क्या है. ठीक है. तो एक आया था कि हाई रिस्क के लिए जो है वो KYC अपडेट, तो ये 2 ईयर्स में हम लोग करते हैं, 2 ईयर में. ठीक है ना, 2 ईयर्स में. मीडियम रिस्क के लिए अपडेटेड एवरी 8 ईयर्स, 8 साल में एक बार. और लो रिस्क कस्टमर के लिए 10 साल में एक बार, 10 ईयर्स, वंस इन 10 ईयर्स. ठीक है. KYC इन्फॉर्मेशन अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स. लो रिस्क, मीडियम रिस्क KYC इन्फॉर्मेशन अपडेटेड एवरी 8 ईयर्स. एंड हाई रिस्क मस्ट बी अपडेटेड एवरी 2 ईयर्स. तो जो हाई रिस्क है वो 2 साल में. ठीक है. व्हाट इज फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम? देखिए फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम क्या है, ऐसे मैं यदि एक लाइन में बताऊं तो जैसे हम बोलते हैं ना सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो होता है ना, यदि आप उसको सिस्टम में एलिमिनेट कर दिए तो वो फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम हो गया. और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बहुत हो सकता है. जैसे मान लीजिए आप डेटाबेस की बात करें तो हम लोग रेड इम्प्लीमेंट करते हैं या और भी दूसरे टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो रियल टाइम में मिररिंग होकर के डेटा आपका सेव रहता है.
जैसे आप पावर की बात करो तो हम लोग ड्यूअल पावर सप्लाई को इंश्योर करते हैं कि एक यदि रन टाइम में गया तो दूसरा जो है वो रहेगा। तो फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम क्या है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम डिजाइन टू कंटिन्यू फंक्शनिंग प्रॉपरली इवन व्हेन अ पार्ट ऑफ इट फेल्स। कोई पार्ट इसका फेल भी हो जाए तो भी आपका सिस्टम सही से काम करता रहेगा। इट अचीव्स दिस थ्रू redundancy, having backup components like servers, storage device और power supplies that can take over in case of failure। तो having backup component, तो backup component किसके लिए? तो servers, storage device और power supply, इस तीनों के लिए उसके पास backup जो है वो रहता है। Example include RAID, redundant array of independent disk for data storage and backup power generator। RAID जानते हैं क्या होता है? जो RAID नहीं जानते, जो जानते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखिए RAID का ना बहुत सारा वर्जन है, 1, 3, 5 और डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट नंबर ऑफ हार्ड डिस्क। सिंपल आप ऐसे समझो, आपका सर्वर है उसमें 4 हार्ड ड्राइव लगे हैं, 1 TB मान लो, 1 TB का 4 लगा हुआ है। तो जनरली क्या है ना कि यदि मैं RAID 3 तक बात करूं, RAID 3 तक, तो क्या हो रहा था कि जैसे 4 TB है तो 4 TB में बैकअप ना आपको 2 TB ही मिलेगा, आपको 2 TB का ही यूज़ कर सकते हो। ये 2 TB ना बैकअप के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए रन टाइम में ना ये वाला डिस्क आपका चला गया, क्रैश कर गया, तो भी आपका इन्फॉर्मेशन कुछ लॉस नहीं होगा। अब जैसे ही नया डिस्क यहाँ पे एंटर करोगे ना, ठीक है, तो वो कॉपी हो जाता है, वो बैकअप में से कॉपी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है RAID सिंपल फॉर्म में। अब यदि डिटेल में पढ़ना हो तो अच्छा, इसमें तो मैंने IT में सिक्योरिटी में नहीं किया है कवर, कभी देखेंगे, ठीक है। आइए, तो एग्जाम्पल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम में क्या है? जैसे पहला एक रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, तो इट यूजेज डेटा रिडंडेंसी टेक्निक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा लॉस ड्यू टू डिस्क फेलियर। RAID 1 मिररिंग, RAID 5 स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी आर कॉमन एग्जाम्पल्स। तो ये याद नहीं रखना है, ये कोई पूछेगा नहीं। अब RAID 10 तक है तो क्या याद कौन रखेगा, आप मत याद रखो। बस यही है कि हम RAID को इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा लॉस से बचने के लिए। ड्यूअल पावर सप्लाई इन सर्वर हम इंश्योर करते हैं, ठीक है ना। इफ वन पावर सप्लाई फेल्स द अदर कैन कंटिन्यू सप्लाइंग पावर टू द सिस्टम इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस, ठीक है, अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, HA क्लस्टर। तो मल्टीपल सर्वर्स वर्क टुगेदर एज अ क्लस्टर। इफ वन सर्वर फेल्स अदर टेक ओवर इट्स टास्क विदाउट डिसरप्टिंग सर्विस। एक जैसे यहाँ पे था ना कि एक डिस्क यदि फेल होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसी तरह क्लस्टर में क्या कि एक सर्वर यदि फेल भी होगा तो और सर्वर सब जो है वो लोड को बैलेंस करके रखेगा। एरर करेक्टिंग मेमोरी, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड करेक्ट सिंगल बिट मेमोरी एरर अलाउइंग द सिस्टम टू रन विदाउट क्रैशिंग ड्यू टू मेमोरी करप्शन। मेमोरी करप्ट भी हो जाता है तो उससे खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा वो, ठीक है। तो ये सब हमारा फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम का जो है वो था, क्या क्या होता है फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट एक्ट्स मॉडिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखिए 2000 में आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत पहले आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 में और अपडेट हुआ था 2008 में। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि IT एक्ट आने के बाद जो है वो कौन कौन सा एक्ट को मॉडिफाई किया गया। देखिए IT एक्ट यदि आप देखोगे तो मेन यदि मैं यहाँ पे बात करूँ क्या क्या मॉडिफाई हुआ था, सबसे पहले एविडेंस में हो गया कि डिजिटल एविडेंस अब कोर्ट में जो है आप रख सकते हो, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। अब इसके कारण ना IPC में भी चेंज करना पड़ा था, बैंकर्स बुक एविडेंस भी चेंज हुआ और RBI एक्ट भी चेंज हुआ था, ठीक है। तो these amendment provide legal recognition to electronic transactions, e-signatures and also introduces penalty for cyber crimes। तो ये सारा का सारा जो है वो चेंज हुआ था। तो कितने चेंज हुए थे? 1, 2, 3, 4, टोटल 4। इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये सारे एक्ट जो है वो चेंज हुए थे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एडवेयर। देखिए एडवेयर क्या है कि आप देखोगे ना कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बात करूं एकदम रियल टाइम एग्जांपल की, तो क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर के ई साइट्स हैं
नाम नहीं लेंगे, बहुत सारा न्यूज़पेपर का जो उसका ना साइट जो है, जो आप खोलोगे ना तो अपने आप ही कोई बैनर सा खुल जाएगा, क्लोज होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हो सकता है कभी वो कुछ टाइम बाद स्किप करने का दे, 1 मिनट में, वो भी एडवेयर ही है जनरली। लेकिन एडवेयर का जो है वो 2 कामों के लिए यूज़ होता है, या तो उन्हें पैसे बनाने होते हैं, या नहीं तो वो दूसरा किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि अनऑथोराइज कोई सॉफ्टवेयर मतलब आपके सिस्टम में जो है वो डाउनलोड करवा दिया कि एडवेयर पे आप क्लिक करो तो ये करेंगे, लेकिन जनरली पैसे बनाने के लिए यूज़ होता है। देखिए क्या है कि एडवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन यूजर्स डिवाइस। इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट द यूजर्स नॉलेज और कंसेंट। एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे नॉलेज और कंसेंट के बिना जो है वो इंस्टॉल होता है। एंड कैन बी डिफिकल्ट टू रिमूव। एडवेयर कैन बी मैलिशियस एंड पोज अ सिक्योरिटी रिस्क। मैलिशियस भी हो सकता है और सिक्योरिटी रिस्क भी जो है ये रहेगा उसका। Regardless of the adware type, its main purpose is to generate income. एडवेयर टाइप कोई सा भी हो, लेकिन मेन पर्पस इसका रहता है इनकम जनरेट करना। जैसे पे पर क्लिक, पे पर व्यू और पे पर इंस्टॉल। पैसा कब मिलेगा कि यदि उस एडवेयर पे किसी ने क्लिक किया तो पर क्लिक के हिसाब से पैसा मिलेगा, यदि किसी ने उसे व्यू किया है तो पैसा मिलेगा, यदि किसी एडवेयर में कोई मान लीजिए इंस्टॉल करने के लिए कुछ आप इंस्टॉल करोगे तो तब उसको बनाने वाला उसका जो भी है उसको पैसा मिलेगा। तो पेपर क्लिक में क्या है कि दिस मॉडल ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल। द एडवेयर डेवलपर्स रिसीव पेमेंट ईच टाइम यू क्लिक ऑन एड। इट्स डिजिटल वर्जन ऑफ कमीशन सेल्स। जैसे मान लीजिए कि आप एडवेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उसके डिजिटल वर्जन पे तो उसको जो है वो एक कमीशन मिलता है, हर सेल के अगेंस्ट में एक कमीशन मिलेगा। पे पर व्यू, द एडवेयर creators earn money each time an ad is displayed to you regardless of whether you interact with it. They are essentially paid for ad impressions। जो मैंने बोला कि मैंने बोला कि न्यूज़पेपर या बहुत सारा ऐसा साइट है, आप ओपन करोगे ना तो वो पूरा डिवाइस में फुल स्क्रीन में वो ऐड ही लगेगा, ऐड रहेगा ना, आप उसे बंद कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये रहता है पेपर इंस्टॉल। दिस मेथड इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एडवेयर विद अदर सॉफ्टवेयर। ईच टाइम द बंडल्ड सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ डिवाइस द एडवेयर डेवलपर्स अर्न अ पे आउट। इट्स लाइक स्नीकिंग एन एड इनटू योर सॉफ्टवेयर पैकेज। मतलब ऐड के साथ ही कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने जो है वो इंटीग्रेट कर रखा है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके डिवाइस में, तो जितना बार इंस्टॉल होगा उतना बार उन्हें पैसे मिलेंगे। तो एडवेयर तो समझ में आ गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंसेंट के बिना आपके डिवाइस पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और ये मैलिशियस और सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, लेकिन मेन पर्पस इसका इनकम जनरेट करना है। और इसका 4 वेरिएंट, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया, दिस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, मैंने 4 लिख दिया, ये 3 होगा, ठीक है ना। 3 टाइप्स है, पेपर क्लिक, पेपर व्यू, पेपर इंस्टॉल, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन। इंट्रूजन प्रिवेंशन क्या है, देखिए, एन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इज अ सिक्योरिटी टूल that monitors network activity for potential threat and prevent them from occurring। तो नाम से ही लग रहा ना कि इंट्रूजन प्रिवेंशन, जो इंट्रूजन को प्रिवेंट करता होगा, ठीक है, नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करता रहता है, और जहाँ जो भी पैरामीटर सेट किया गया है, जो भी सिग्नेचर वहाँ पे मैप किया गया है, तो उस सिग्नेचर के अगेंस्ट में वो चेक करता रहता है। जैसे उस टाइप का पैकेट ने कुछ देखा तो उसको ब्लॉक कर दिया। काम कैसे करता है ये, देखिए, जब भी हम इंट्रूजन प्रिवेंशन की बात करते हैं ना, आईपीएस या फिर इंट्रूजन डिडक्शन की आप बात करो, तो ये आज के राउटर में जो है वो होता है। जैसे सोफोस राउटर है, ठीक है ना, सोफोस राउटर जो नेक्स्ट जनरेशन राउटर है, तो इसमें ये बिल्ड रहता ही रहता है। तो आईडीएस आईपीएस की मैं जब भी बात करता हूँ ना, तो ये समझ लीजिए कि राउटर में ये इनबिल्ट रहता है, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, तो आईपीएस मॉनिटर, IPS monitors network traffic in real time for malicious activity and attack characteristic. It can identify suspicious activity and block or prevent the threat. IPS can also send alerts to system administrator who can then take action to close vulnerabilities and reconfigure firewalls। ये क्या करता है कि रियल टाइम में मान लीजिए मैलिशियस एक्टिविटी को मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब देख रहा है,
ठीक है ना। तो जैसे ही मान लीजिए ऐसा कुछ इसे दिखता है, आज के टाइम में जो मैं अभी सपोज फायरवॉल की बात कर रहा था ना, तो ये सब मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, इसको कुछ भी अलग दिखेगा ना तो पता है क्या करता है, आपका जो पीसी है ना नेटवर्क में उसको साइड कर देगा, ठीक है, स्टैंड अलोन बना देगा उसको, कट नेटवर्क से कट कर देगा उसको, ठीक है। तो अब क्या है कि आईपीएस क्या करता है कि ये रियल टाइम में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट भेजता रहता है। तो यदि मान लीजिए कुछ लगेगा भी कि हाँ कुछ क्रॉस कर गया है, ठीक है, मिलिट्राइज जोन में कुछ आ गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर उस वल्नरेबिलिटी को क्लोज करेगा और फायरवॉल को रिकन्फिगर करेगा। एमजेड और डीएमजेड क्या होता है, देखिए मिलिट्राइज जोन और डीमिलिट्राइज जोन, है ना। देखिए जो आपका फायरवॉल है, इधर पब्लिक आईपी है, इधर 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 पूरा संसार है, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये मिलिट्राइज जोन हो गया, मतलब जो फायरवॉल के पीछे है, फायरवॉल का पीछे वाला एरिया मिलिट्राइज जोन हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है कि इसको हमें रोक, व्हाट इट कैन प्रिवेंट, तो ये प्रिवेंट क्या करता है, तो जो हम लोग बोल रहे थे कि मैलिशियस ट्रैफिक, तो स्पेसिफिक यदि हम बात करेंगे कि मैलिशियस ट्रैफिक मतलब क्या, तो मैलिशियस ट्रैफिक मतलब फिशिंग, स्पैम, वायरस थ्रेट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, तो इस टाइप का जो भी थ्रेट है उसको ये रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, अभी एडवेयर पढ़ा, अब स्पाईवेयर पढ़ते हैं। देखिए स्पाईवेयर क्या है कि is unauthorized software that collects user information without permission, including typing activity, visited sites, पर्सनल डेटा और फिजिकल लोकेशन। मतलब ये सारा स्पाईवेयर कौन कौन सा इंफॉर्मेशन को स्पाई करता है, तो ये करता है कि आपका टाइपिंग एक्टिविटी, कौन कौन सा साइट विजिट किया, कोई पर्सनल डेटा कुछ है, फिजिकल लोकेशन कहीं आप जा रहे हो, तो ये सब ट्रैक करता है। It often runs invisibly, making it hard to detect and can be used for malicious purpose like identity theft or fraud. To reduce spyware risk, users should use reliable security tool, keep system updated, and avoid downloading or clicking on अनसेफ लिंक्स। देखिए जब भी मैं एडवेयर, स्पाईवेयर या ये सब हम लोग स्पाईवेयर की बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पे है ना कि सिस्टम को अपडेट करके रखा जाए, तो आप लोग बैंकर हैं, बैंक में ना नैक इम्प्लीमेंट होता है हर बैंक में, है ना, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका सिस्टम, यदि आपके सिस्टम में एडीएस, एवीएस या फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पैचेज है, इसमें से कोई भी अपडेट नहीं रहेगा ना, तो आपका सीबीएस नहीं चलेगा, उसके ऊपर जो सीबीएस सॉफ्टवेयर, फिनाकल हो, बैंक लिंक्स हो, कुछ भी हो, वो चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये तीनों अपडेट होना चाहिए। तो स्पाईवेयर के लिए भी बोल रहे हैं कि आप एक सिक्योरिटी टूल्स यूज़ करो, ठीक है। फ्री में कुछ भी डाउनलोड करने को मिल रहा है तो प्लीज़ उसे मत डाउनलोड करिए, ठीक है। तो इस सब से हम उसे रोक सकते हैं। स्पाईवेयर इंटर्स द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द बिलो लिस्टेड वेज। वो कैसे सिस्टम में करता है, तो सबसे पहला जो है वो है क्या कि फिशिंग, ठीक है। सबसे पहला होता है फिशिंग। इट इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेज वेयर स्पाईवेयर इंटर द सिस्टम व्हेन अ सस्पिशियस लिंक इज क्लिक्ड और अ नॉन डेंजरस अटैचमेंट इज डाउनलोडेड। तो सबसे पहला तरीका है कि फिशिंग के थ्रू मेल में कुछ आया और आप उसको क्लिक कर दिए तो भाई डाउनलोड हो जाएगा फिर वो। स्पूफिंग, इट गोज अलोंगसाइड फिशिंग एंड मेक्स द अनऑथराइज्ड ईमेल अपीयर टू कम फ्रॉम लेजिटिमेट यूजर्स और बिजनेस यूनिट। आपको लगता है कि गूगल आपको ना कुछ मेल भेजा है, आपका बॉस कुछ मेल भेजा है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक स्पूफिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं ना ऐसे अपना मेल एक्सेस कर रहा था, तो जनरली मैं बैक ऑफिस में आईटी का काम देखता हूँ, तो है क्या कि एक मेल मिला मुझे, और जब आप आरबीआई का देखोगे ना, आरबीआई का जो ऑफिशियल साइट है, वो आरबीआई का जो मेल आएगा ना, जैसे मान लीजिए एसबीआई का है, sbi.co.in है ना, उनका जो मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका मेल आईडी जब भी होगा तो @sbi.co.in होगा, और ब्रांच वो मतलब 4 डिजिट में जो भी रखते हैं। लेकिन तो आरबीआई का क्या कि @rbi.org.in उनका, यदि आरबीआई से आपको मेल आएगा ना, ठीक है, कंप्लाइंस वम्प्लाइंस रेगुलेटरी सब के लिए जो आता है मेल, ठीक है, npcm.npca.co.in है जैसे, है ना। तो मान लीजिए rbi.org.in है, तो पता है उसमें क्या कर रखा था, RBII था, rbi.org.in ऐसा उसका डोमेन था।
और वो बिल्कुल लेजिटिमेट लग रहा था, बिल्कुल लेजिटिमेट। लेकिन क्या हुआ ना कि नीचे में जो, जब मान लीजिए मेल में क्या होता है जनरली, थैंक्स, रिगार्ड्स कुछ करके आप लिखते हो ना, योर फेथफुली कुछ भी आप लिखते हो, तो नीचे में जो लिखा हुआ था ना वो डेजिग्नेशन मैच नहीं कर रहा था, तो मैं उसे ओपन नहीं किया। ठीक है, तो है क्या कि ऐसे मेल्स आपको जब भी मिलेंगे तो ऐसे मेल्स आपको लगेगा कि हाँ एकदम ये लेजिटिमेट जो है वो है। ठीक है, जैसे NPCI का npci.org.in है, मैं co.in बोल रहा था वो नहीं, जैसे RBI का RBI.org.in, तो NPCI का भी है npci.org.in जनरली। तो ये था, कहीं पे एक डिजिट चेंज कर दिया और फिर आप उसे क्लिक कर दोगे और फिर हो सकता है। लेकिन ठीक है, आज के टाइम में मान लीजिए यदि सारा बैंक जो है लगभग Office 365 ही यूज़ करता है और मोस्ट सिक्योर टूल्स है वहाँ पे, तो सब कुछ ही है ना। DLP इंटीग्रेट कर रखा है उन्होंने, उसके बाद IRM DRM सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो कुछ होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि जैसे फ्री सॉफ्टवेयर और शेयर्ड सॉफ्टवेयर, तो इसको यूज़ नहीं करना है। इट गेट्स इनटू द सिस्टम व्हेन अ यूजर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट हैज एडिशनल स्पाईवेयर एडेड टू इट। मिसलीडिंग सॉफ्टवेयर है कि दिस इज एडवर्टाइज एट वेरी बेनिफिशियल फॉर द सिस्टम एंड बूस्ट द स्पीड ऑफ द सिस्टम बट इट लीड्स टू द थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका भी एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का मैं बता रहा हूँ। आप ऐप में देखोगे कि एंटी वायरस करके वो देता है ना कि आपका सिस्टम में इतना स्टोरेज यूज हो चुका है, उसको क्लीन करने के लिए, और हर वाला आप देखोगे ना बोलेगा 1 GB क्लीन्ड लिखा जाता है, लेकिन वो कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, वो भी एक तरीके का मिसलीडिंग ही है, मिसलीडिंग ऐप बोल सकते हैं उसको। तो ये सब आप जब भी करोगे तो इसके थ्रू जो है वो स्पाईवेयर डाउनलोड होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। अब टाइप्स ऑफ स्पाईवेयर की यदि हम बात करें तो क्या हो सकता है, की लॉगर हो सकता है, एडवेयर, ट्रोजन, ब्राउजर हाईजैकर, सिस्टम मॉनिटर, ट्रैकिंग कुकीज, तो दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाईवेयर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड सीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग और सीमिंग क्या होता है। देखिए, स्कीमिंग और सीमिंग दोनों जो है वो क्या है, पेमेंट कार्ड फ्रॉड है। ठीक है ना, आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो भी आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे स्कीमिंग क्या होता था, जनरली ये यूज़ होता था आपको कहाँ पे, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड था ना उसमें यूज़ होता था, और सीमिंग यूज़ हो रहा है जो चिप बेस्ड कार्ड है। जनरली ये दोनों अंतर है, ये दोनों डिफरेंस है। एक बात और बता रहे हैं, अब इससे बचने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 2000 ये आया था कि अब से ना कॉन्टैक्टलेस कार्ड ही देना है यूज़र्स को। जो डेबिट कार्ड है कॉन्टैक्टलेस देना है। नो इट्स अप टू हिम कि वो कॉन्टैक्टलेस को इनेबल डिसेबल करके रखते हैं कि नहीं, उसका अपना है। कि टैप एंड पे में मान लीजिए हम 500 करके रखे हैं और कार्ड लॉस हो गया तो हो सकता है 500 चला जाए। ठीक है ना, तो लेकिन अब से क्या है, कॉन्टैक्टलेस ही रहेगा। इसी से स्कीमिंग और सीमिंग से बचने के लिए याद रहेगा, स्कीमिंग अगेन कार्ड इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप, और सीमिंग अगेन कार्ड का इन्फॉर्मेशन कॉपी करने के लिए इन केस ऑफ ये हमारा चिप बेस्ड कार्ड जो है उसके लिए, चिप ऑफ द कार्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजास्टर रिकवरी साइट्स कैटेगराइजेशन। डिजास्टर रिकवरी साइट्स कैटेगराइजेशन में क्या क्या, तो सबसे पहले हमारा है कोल्ड, वार्म और हॉट। ठीक है ना, कोल्ड, वार्म और हॉट, ये तीन हमारा जो है वो टाइप है। ठीक है, देखिए कोल्ड का यदि हम बोले कि कोल्ड साइट्स क्या होता है, तो कोल्ड साइट्स मतलब एक ही चीज़ होता है कि एक तरीके का बस आपने प्रीमाइसेस को रेंट पे तो ले लिया है और एयर कंडीशन और ये वो बेसिक चीज़ लगा हुआ है और कुछ लगा हुआ नहीं है वहाँ पे, है ना, कि फिजिकल स्पेस आपने लिया है और पावर का वहाँ पे अरेंजमेंट है, एयर कंडीशन है और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ थोड़ा बहुत है। ठीक है, बेसिक चीज़, और वहाँ पे कुछ है नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वहाँ नहीं रखा रहता है, तो दैट इज कोल्ड साइट। और चूंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका कम है क्योंकि आपने इक्विपमेंट तो लगाया ही नहीं है कुछ, तो ये क्या होता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इस साइट से यदि आप ऑपरेशन करना चाहोगे तो आपको सारा सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर टाइम और पैसा जो है वो दोनों लगेगा। ठीक है, तो बट दे रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम फॉर रिकवरी एंड दिस इज बिकॉज देयर इज नो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटअप विच टेक्स टाइम टू गेट रेडी। तो ये हो गया कोल्ड साइट। वार्म साइड क्या होता है कि कोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें थोड़ा बहुत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहता है और सब कुछ कोल्ड के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल रहता है। A warm site contains the same setup as cold site. However, the site is equipped
with some hardware, software and communication equipment. During a crisis, the organization would need to install additional equipment to restore data from backups. लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप से डेटा इंस्टॉल करना पड़ेगा. Because the site is partially set up with hardware, example server and networking equipment, it takes less time to continue operation compared to cold site. मतलब थोड़ा बहुत चूंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोल्ड साइट से कम टाइम लेगा. दूसरी बात कि क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो इसमें भी आ सकता है कि कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कम है. तो भाई कोल्ड साइट में कुछ आपने लगाया ही नहीं है, तो सबसे चीपर ये हो जाएगा. वार्म साइट उससे थोड़ा महंगा होगा क्योंकि यहाँ पर आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है. और हॉट साइट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपने सब कुछ रखा हुआ है, रियल टाइम में डेटा कॉपी कर रहे हैं. ठीक है कि एक बार आपका प्राइमरी साइट डाउन गया तो आप जो है वो हॉट साइट से रियल टाइम में ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये कोल्ड, वार्म और हॉट साइट में जो है वो डिफरेंसेज है. ठीक है, तो हॉट साइट आर फुली इक्विप्ड एंड फंक्शनल, सेटअप सिमिलरली टू एन ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी साइट एंड यूजुअली अपडेटेड विथ रियल टाइम डेटा. दिस बैकअप साइट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ऑपरेशंस कैन बी स्विच्ड क्विकली टू अवॉइड मेजर डिस्रप्शन विथ मिनिमल डाउन टाइम. ठीक है, कि इसको बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो नहीं. देखिए ऐसे जो हॉट साइट और प्राइमरी साइट के बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं ना, वो 5 से 10 मिनट का होता है. 8 से 9 मिनट के आसपास कुछ ऐसा होता है. ठीक है, 9 मिनट 8 मिनट में वो अपना ऑपरेशन से स्टार्ट कर सकता है. इतना टाइम तो राउटर को स्टार्ट होने में भी लग जाता है. ठीक है, आप आईपी चेंज करोगे, राउट करोगे, उतना टाइम तो लग ही जाएगा. 5-10 मिनट में वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज ISO 4000. देखिए ISO 4000 इज अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. IT सिक्योरिटी के लिए इतना काफ़ी है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ISO 4000 जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये याद रखना है. ठीक है, दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड. जब भी ISO लगा है तो भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ही तो डेवलप करेगा. एंड आर इंटेंडेड फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस स्टैंडर्ड को जो है वो सर्टिफाइड जरूर होगा इस ISO 14000 से. ठीक है, द ISO 14000 series includes standard that cover topics such as establishing environmental management policy, determining environmental impact of products and services, planning environmental objectives, implementing programs to meet objectives and conducting corrective actions and management review. Simple. 14000 बस याद रखिए कि environmental management से related है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए ISO 27001, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है 27001. ठीक है, पर्पस क्या है? तो ISO 27001 helps organization protect their information asset, comply with regulations and reduce the risk of data breaches. तो मेन है कि डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना है. ठीक है, स्कोप क्या है? तो सारे ऑर्गेनाइजेशन पे ये अप्लाई होता है. रिक्वायरमेंट क्या है? It defines the requirement for establishing, implementing, maintaining and improving an information security management system. तो इसमें जो है वो इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आपको यदि ISO 27001 सर्टिफाइड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए. बेनिफिट तो यही है कि हेल्प विथ एसेट प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, IT गवर्नेंस एंड मोर. तो इसमें ये हमें ये सब सारा जो है इसके अंदर कवर होता है. ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नहीं, ये हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है. देखिए ये आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, जो भी हमारे सब्सक्रिप्शन हमारा जो भी लिया हुआ है तो उसके लिए ये PDF अवेलेबल रहेगा. यूट्यूब के लिए बस ये वीडियो है. ठीक है, और मैं एक बात बोलूँगा, यदि आप चाहते हैं कि एक बार में आप अच्छे नंबर से पास करना चाह रहे हैं कोई सा भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, तो कम एंड ज्वाइन की बैंकर्स. ठीक है, आपकी की बैंकर्स को ज्वाइन करिए. ठीक है, लेकिन एक बात और मैं बोलूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले करके आप यदि चाहोगे कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया और कुछ करना नहीं है, मैं पास कर जाऊँगा मॉक वॉक लगा करके, तो मैं आपको अगेन रिमाइंड करता हूँ. देखिए डिजिटल बैंकिंग है, IT सिक्योरिटी है. ठीक है, ये एग्ज़ाम आप पास कर जाओगे, नो डाउट. बहुत आसान है ये दोनों एग्ज़ाम.
लेकिन जैसे जो एग्जामिनेशन 60 नंबर का है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर है, KYC ML है, ठीक है, तो इस सब में थोड़ा सा आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आप मॉक वॉक लगा के जाओगे, एक भी नहीं मिले, फिर बोलोगे कि गिकी बैंकर्स जो देता है कुछ है ही नहीं, लेकिन पास करने वाला पास कर ही रहा है कि नहीं। तो आप पहले लेक्चर्स पढ़ो, उसके बाद मॉक्स लगाओ। यदि बुक खरीदा है आपने तो एक बार बुक देख लीजिए, आपको यदि ऐसा लगता है तो एक बार बुक देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी यदि आपका क्वेरी, सजेशन, रिक्वेस्ट है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए। एक बात और देखिए, जो आप जब ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो ऐप में भी ग्रुप है, आप ऐप में ग्रुप में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, वहाँ पर टीम है, दे विल रिप्लाई यू, ठीक है। क्योंकि ऐप में इतना हम लोग देख नहीं पाते, तो वहाँ पे हो सकता है कि टाइम लग जाए। नहीं, यदि उससे भी ज़्यादा इशू है तो आप कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैसेज का रिप्लाई हम लोग ना मतलब 24/7 ही है, हम लोग रिप्लाई देते रहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट देन प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।